दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे देश भारतवर्ष के एक वीर सपूत और महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जिनकी जिंदगी के कई किस्से और जिनकी मृत्यु आज भी एक रहस्य है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और मां का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस ने शुरुआती पढ़ाई ओडिशा से की। स्नातक की पढ़ाई के लिए वो प्रेसिडेंसी कॉलेज गए, लेकिन वहां के शिक्षकों से हुए विवाद की वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया और एक साल परीक्षा देने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। 49वें बंगाल रेजिमेंट में भर्ती के लिए उन्होंने परीक्षा दी, किंतु आंखें खराब होने के कारण उन्हें सेना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। किसी प्रकार स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने प्रवेश तो ले लिया, किंतु मन सेना में ही जाने को कह रहा था। पिता की इच्छा थी कि सुभाष आईसीएस बने, इसलिए आईसीएस की तैयारी के लिए 15 सितंबर 1919 को इंग्लैंड चले गए। लंदन के विलियम हॉल में रहते हुए 1920 में आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद सुभाष ने अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस को पत्र लिखकर बताया कि उनके दिलो दिमाग पर तो महर्षि दयानंद सरस्वती और महर्षि अरविंद घोष के आदर्शों ने कब्जा कर रखा है, ऐसे में आईसीएस बनकर वह अंग्रेजों की गुलामी नहीं कर पाएंगे। सुभाष ने 22 अप्रैल 1921 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू को आईसीएस से त्यागपत्र देने का पत्र लिखा। मां प्रभावती से एक पत्र मिला जिसमें लिखा था कि कोई कुछ भी कहे, उन्हें अपने बेटे के इस फैसले पर गर्व है। मां का पत्र मिलते ही सुभाष भारत लौट आए। कोलकाता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष उनके साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दास बाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा भी प्रकट की थी। सन 1920 में गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया था। चित्तरंजन दास इस आंदोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया, जिसके कारण 1922 में चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अंदर से अंग्रेजी सरकार का विरोध करने के लिए स्वराज पार्टी ने कोलकाता महापालिका का चुनाव लड़ा और जीत गए। दास बाबू कोलकाता के महापौर बन गए। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष ने कोलकाता महापालिका का पूरा ढांचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिए गए। स्वतंत्रता संग्राम में प्राण न्यौछावर करने वालों के परिवारजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी। अपने सार्वजनिक जीवन में सुभाष को कुल 11 बार कारावास हुआ। 1930 में सुभाष कारावास में ही थे कि चुनाव में उन्हें कोलकाता का महापौर चुना गया। इसलिए ब्रिटिश सरकार उन्हें रिहा करने पर मजबूर हो गई। बहुत जल्द ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे, तभी अंग्रेज पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और जेल भेज दिया। 1932 में सुभाष को फिर से कारावास हुआ। इस बार उन्हें अल्मोड़ा जेल में रखा गया। अल्मोड़ा जेल में उनकी तबीयत खराब हो गई। चिकित्सकों की सलाह पर सुभाष इलाज के लिए यूरोप जाने को राजी हो गए। सन 1933 से लेकर 1936 तक सुभाष यूरोप में रहे। यूरोप में सुभाष ने अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए अपना कार्य बदस्तूर जारी रखा। वहां वे इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। 1934 में सुभाष को उनके पिता के मृत्युशैया पर होने की खबर मिली, लेकिन कोलकाता पहुंचने के पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। अंग्रेज सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और कई दिन जेल में रखकर वापस यूरोप भेज दिया। जब सुभाष ऑस्ट्रिया में अपना इलाज कराने हेतु ठहरे हुए थे, वहां उन्होंने एमिली शेंकर नाम की महिला से प्रेम हुआ और 1942 में हिंदू पद्धति से विवाह रचा लिया। एमिली ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम अनिता बोस रखा गया। 29 मई 1942 के दिन सुभाष जर्मनी के सर्वोच्च नेता एडोल्फ हिटलर से मिले, लेकिन हिटलर को भारत के विषय में विशेष रुचि नहीं थी। उन्होंने सुभाष को सहायता का कोई स्पष्ट वचन नहीं दिया। जापान के प्रधानमंत्री जनरल हिदेकी तोजो ने नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सहयोग करने का आश्वासन दिया। कुछ दिनों के बाद नेताजी ने जापान की संसद के सामने भाषण भी दिया।
21 अक्टूबर 1943 को नेताजी ने सिंगापुर में आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद स्वाधीन भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की। वे खुद इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री बने। इस सरकार को कुल 9 देशों ने मान्यता दी। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। आज़ाद हिंद फौज में जापानी सेना द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की फौज से पकड़े हुए भारतीय युद्धबंदियों को भर्ती किया गया। आज़ाद हिंद फौज में औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट भी बनाई गई। पूर्वी एशिया में नेताजी ने अनेक भाषण देकर वहां के स्थायी भारतीय लोगों से आज़ाद हिंद फौज में भर्ती होने और उसे आर्थिक मदद देने का आह्वान किया। उन्होंने अपने आह्वान में यह संदेश भी दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 6 जुलाई 1944 को आज़ाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को राष्ट्रपिता कह के संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का कारण और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। गांधी जी ने तभी उन्हें नेताजी कहा था। आज़ाद हिंद फौज ने जापानी सेना के सहयोग से ब्रिटिश सरकार को भारत से भगाने के लिए भारत पर आक्रमण किया। अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। दोनों फौजों ने अंग्रेजों से अंडमान और निकोबार द्वीप जीत लिए। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस से सहायता मांगने का निश्चय किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान वे लापता हो गए। 23 अगस्त 1945 को टोक्यो रेडियो ने बताया कि सैगोन में नेताजी एक बड़े बमवर्षक विमान से आ रहे थे और ताइहोकू हवाई अड्डे के पास उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेताजी गंभीर रूप से जल गए थे। उन्हें ताइहोकू सैनिक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कर्नल हबीबुर रहमान के अनुसार ताइहोकू में ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी अस्थियां संचित करके जापान की राजधानी टोक्यो के रैंकोजी मंदिर में रख दी गईं। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार से प्राप्त दस्तावेज के अनुसार नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू के सैनिक अस्पताल में रात्रि 9 बजे हुई थी। 2005 में ताइवान सरकार ने बताया कि 1945 में ताइवान की भूमि पर कोई हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ ही नहीं था, लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को नहीं माना। नेताजी कहाँ लापता हो गए, यह भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। देश के अलग अलग हिस्सों में नेताजी को देखने और मिलने का कई लोगों ने दावा किया। लोगों ने यह दावा किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी वृद्धावस्था तक गुमनामी बाबा के नाम से रहे, लेकिन इसकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। अगर आपको ये वीर गाथा पसंद आई है तो आगे ऐसी ही ढेर सारी कहानियाँ सुनने के लिए ढेर सारे कमेंट करें, हमें लाइक करें, हमारे चैनल भारत भाग्य विधाता को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद।